ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली का वाहिद रास्ता आबना हुर्मुज़ में जारी अमरीकी फ़ौज की मुदाखलत का खात्मा है। पासदारान ने इंतबाही बयान में कहा है कि आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी की बहाली के लिए साहिली ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। अगर ये मुदाखलतें जारी रहीं तो इसके नतीजे में आलमी सतह पर तेल और गैस के शोबे में मज़ीद संगीन वाक़यात का सामना करना होगा। अमरीकी हुकाम ने दावा किया है कि 24 घंटों के दौरान अमरीकी फौज से राबते के साथ 20 तिजारती जहाज आबनाए होर्मुज़ से गुजर गए। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ बंद करने और होर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करने का दावा किया है, जबकि अमरीका का दावा है कि आबनाए होर्मुज़ खुली है। यकम मार्च को कुवैत की शाइबा बंदरगाह पर ईरानी ड्रोन हमले में 6 अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान अमरीका जंग के दूसरे रोज़ कुवैत में ईरानी ड्रोन हमले में दर्जनों फौजी जख्मी हुए। जख्मी अमरीकी फौजियों में से कुछ की हालत तशवीशनाक बताई गई। यह हमला अमरीकी फौज के लिए इस जंग का महंगा तरीन हमला साबित हुआ। हमले में बच जाने वाले अहलकारों के मुताबिक अमरीकी जर्नैलों ने वार्निंग को नज़रअंदाज किया था। अमरीकी कमांडरों को वार्निंग दी गई थी कि निशाना बनाई जाने वाली तनसीब गैर महफूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने एक रोज़ा दौरे कतर पर इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के साथ हैं। वज़ीर आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ साबिक़ अमीर कतर मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत करेंगे। पंजाब में शकरगढ़, खानेवाल, जहानिया, कमालिया और झंग समेत मुतादिद मकामात पर बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार हो गया। ताहम नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज आज़ाद कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में, शुमाल मशरक़ी बलोचिस्तान और जनूब मशरक़ी सिंध में भी तेज़ हवाओं के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। खानेवाल शहर और गिरदोनवा में रात गए होने वाली बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। बारिश के बाद शहर के मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फरहमी मुतासर हुई। शकरगढ़ में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से बारिश जारी है, जिसकी वजह से गली मोहल्ले में कई फुट पानी जमा है। जहानिया शहर में भी बारिश के बाद मुतादिद इलाकों के फीडर्स ट्रिप कर गए। शहरियों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ा। कमालिया शहर और गिरदोनवा में भी रात गए होने वाली बारिश ने मौसम को बेहतर कर दिया है। दूसरी जानिब झंग में तेज़ आंधी के बाद मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद हब्स कम हो गया। जिला दियामिल की मुख्तलिफ वादियों में सैलाबी रेलों से मुतादिद मकानात, दरख्त, फसलें, राबता पुल, पंचकियाँ और वाटर चैनल्स तबाह हो गए। जबकि गोनर फार्म नर्सरी के करीब शारिया कदम गुज़श्ता रात से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। फंसे हुए मुसाफिरों में बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग भी शामिल हैं। वादी थोल के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों से ज़मीनें, फसलें, मकानात, बागात, दरख्त और वाटर चैनल्स शदीद मुतासिर हैं। जबकि राबता पुल, पंचकियाँ और मुतादिद सड़कें भी सैलाबी रेलों की जद में आ गईं। शारिया कदम के गोनर फार्म की सैलाबी रेले के बायस गुज़श्ता रात से शाहराह कदाकदम ट्रैफिक के लिए बंद है। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का खवातीन के हवाले से नवे वजारती इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है। कॉन्फ्रेंस से वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारिड़ और मुस्लिम दुनिया के रहनुमाओं का खिताब जारी है। A future where every woman is empowered to lead, to innovate and to shape the progress and prosperity of Muslim world. On behalf of the government and people of Pakistan, I extend our warmest greetings to all distinguished delegations. Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair, a responsibility we accept with humility and a firm commitment to serve all 57 member states in a spirit of partnership, inclusivity, and consensus. Excellencies, we meet at a defining moment in our shared journey. Across the OIC, women are transforming economies, advancing scientific progress, strengthening institutions, leading businesses, serving in public offices, and contributing to peace and humanitarian efforts. Their achievements continue to shape stronger families, more resilient communities, and more prosperous nations. Yet, we also recognize that millions of women and girls continue to face barriers that restrict their opportunities
and limit their ability to contribute fully to a national development. Our responsibility is not simply to acknowledge these realities, it is to change them. The theme of this conference, socio-economic and political empowerment of women in the OIC countries, challenges and way forward, is therefore both timely and forward-looking. Empowering women is not only a social imperative, it is an economic necessity, a governance priority, and a cornerstone of sustainable development. No nation can fully realize its potential while half of its population is denied equal opportunities to learn, to work, to innovate, and to lead. Across our history, Muslim women have been scholars, educators, entrepreneurs, jurists, and leaders. Today, they continue to break new ground in science, technology, public service, businesses, and academia. Our responsibility is not to define their potential. It is to remove the barriers that prevent it from being realized. The values that guide us today are deeply rooted in our faith. Islam recognized the dignity, rights, and legal identity of women more than 14 centuries ago, reminding us that justice and human dignity are timeless principles. As we embrace a future shaped by technology and innovations, our responsibility is clear to ensure that every woman and every girl has an equal opportunity to learn, to innovate, and to lead. The digital future must be a bridge to inclusion, not a barrier to equality. Excellencies, the Organization of Islamic Cooperation provides a unique platform to translate these aspirations into collective action. Through the OIC Plan of Action for the Advancement of Women and the important work of the Women's Development Organization, we have built a strong framework for cooperation among our member states. By learning from one another, sharing successful experiences, and strengthening institutional partnership, we can accelerate progress while respecting the diversity of our legal systems, cultures, and national priorities. Excellencies, Pakistan does not regard this chair as a position of prestige. We regard it as a responsibility to listen carefully, to build consensus, and to help transform our shared aspirations into practical action that improves the lives of women across the Islamic world. Because the true success of this conference will not be measured by the declarations we adopt. It will be measured by the opportunities we create after we return home. For Pakistan, the empowerment of women is not simply a policy objective. It is a national priority enshrined in our Constitution, inspired by our faith, and essential to our future. Our Constitution guarantees equality, dignity, and equal protection under the law without any discrimination. Guided by these principles and under the leadership of Honorable Prime Minister Mohammad Shehbaz Sharif, Pakistan continues to strengthen its legal, policy, and institutional framework to advance the rights, opportunities, and leadership of women. Through the Ministry of Human Rights, working in close partnership with provincial governments, parliament, judiciary, law enforcement agencies, civil society, and our international partners, we are translating this commitment into meaningful action. Guided by the National Gender Policy Framework Vision 2025 and the Prime Minister's Women Empowerment Package, we are expanding women's leadership, promoting financial inclusion and entrepreneurship, bridging the digital divide, strengthening access to justice, and creating safer, more inclusive workplaces. These efforts are reinforced through landmark legislation, specialized gender-based violence courts, women protection authorities, legal aid and rehabilitation services,
dedicated helplines and institutions such as National Commission on the Status of Women and the National Commission for Human Rights. Today, women in Pakistan are serving with distinction as parliamentarians, judges, civil servants, diplomats, entrepreneurs, academics, scientists, and members of our armed forces. Their growing leadership across public and private institutions reflect our conviction that when women are empowered to lead and succeed, families flourish, societies become more resilient, and nations prosper. We also recognize that lasting progress cannot be achieved by women alone. Real and sustainable change requires the active engagement of men and boys as partners in promoting equality, respect, and shared responsibility. Building inclusive societies is a collective endeavor that demands the commitment of every institution and every citizen. Ladies and gentlemen, women's empowerment today extends beyond legal protection. It is about ensuring that every woman has the opportunity to learn, innovate, participate in the economy, access finance, contribute to decision-making, and realize her full potential. At the same time, we cannot overlook the hardships faced by countless women and girls living through conflict, occupation, displacement, and humanitarian crisis. We remember, in particular, the women and girls of Palestine and especially Gaza, whose resilience and courage in the face of immense suffering continue to inspire the conscience of the world. Women living in Afghanistan and illegally occupied Indian Jammu and Kashmir also deserve our attention. Their struggle reminds us that empowerment is not only about opportunity, it is equally about protection, dignity, justice, and hope. Our collective responsibility is to ensure that no woman or girl is left behind because of conflict, poverty, and inequality. Excellencies, artificial intelligence and digital innovation are transforming our societies at an unprecedented pace. If governed wisely, these technologies can expand access to education, healthcare, entrepreneurship, and financial inclusion. If ignored, they risk creating new forms of inequality, discrimination, and exclusion. Our challenge, therefore, is not whether technology will shape the future, it is whether that future will be inclusive. The next generation of Muslim women must not merely participate in digital economy, they must help lead it. Ladies and gentlemen, as chair of this ministerial conference, Pakistan will serve every member state with respect, fairness, and openness. We will foster dialogue, build consensus, and strengthen cooperation so that the outcomes of this conference translate into meaningful progress for women across the OIC. Working closely with the OIC General Secretariat, the Women's Development Organization, and all member states, we will promote the exchange of experiences, encourage practical cooperation, and advance our shared commitment to the empowerment of women. The strength of OIC has always been in its unity. While our cultures, legal systems, and socioeconomic realities may differ, we remain united in our commitment to justice, dignity, compassion, and equal opportunity. Distinguished delegates, today we have an opportunity to shape outcomes that can positively impact the lives of nearly 940 million women across the OIC, representing about 49.3% of the total population of OIC countries. Let us use this platform not only to exchange ideas, but to strengthen partnerships, translate our commitments into action, and address the challenges that still remain. The true success of this conference will not be measured solely by the declarations we adopt, but by the progress we achieve together after we return home. Let Islamabad be remembered as the place
where our shared resolve was transformed into collective action, and where our commitment to the women of Muslim world was renewed. May Allah Almighty guide our deliberations, bless our collective efforts, and grant us the wisdom and resolve to translate today's dialogue into lasting progress for the women of Muslim world. Before I conclude, I wish to express my sincerest appreciation to the OIC General Secretariat, sir, for its continued cooperation and support. I also thank the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mohammad Shehbaz Sharif, for his patronage, the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, Senator Mohammad Ishaq Dar, for his tireless efforts, the Ministry of Foreign Affairs team, my wonderful team at Ministry of Human Rights, the event organizer groups, all my honorable guests who are here to support us, and our partners in their invaluable contributions to the successful convening of this conference. I once again welcome you all to Pakistan and wish the 9th OIC Ministerial Conference on Women every success. Thank you very much. इस्लामाबाद में नवी इस्लामी ताउन तंजीम की वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन का इनेकाद, वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून का खिताब जारी था। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 के दरमियान पहला T20 कल नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। सीरीज़ की तैयारी के लिए पाकिस्तान वुमेन्स टीम्स ने भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। पाकिस्तान वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम ने नेशनल स्टेडियम कराची में भरपूर ट्रेनिंग सेशन किया। 3 घंटे पर मुश्तमिल सेशन में वुमेन्स खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की तैयारियां की। पाकिस्तान वुमेन अंडर 19 और जनूबी अफ्रीका वुमेन्स अंडर 19 के दरमियान 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ का पहला मैच मंगल 14 जुलाई को खेला जाएगा। 5 मैचेस पर मुश्तमिल T20 सीरीज़ के तमाम मैचेस रात 7 बजे शुरू होंगे। एथलीट्स कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए कैंप से महरूम और इनफरादी ट्रेनिंग पर मजबूर हैं। ओलंपियन फायर का रियाज पंजाब स्टेडियम में अकेली ट्रेनिंग में मसरूफ़ हैं। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स काफ़ी देर से पता है कि होनी है और दस्ता भी आई थिंक काफ़ी देर से सिलेक्ट हो चुका है कि ये दस्ते ने जाना है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे यहाँ पे ये है कि हमारे कैंप्स नहीं लगाए जाते प्रॉपर, मतलब लाइक अब 1 महीना भी नहीं रह गया, मतलब कुछ दिन ही रह गए हैं कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए और अभी तक हमारा कैंप भी नहीं लगा था। हम अपने ऑन पे ट्रेनिंग कर रहे थे। हमें स्पॉन्सर ज़रूर करा है, जैसे पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने मुझे स्पॉन्सर किया है, लेकिन हमारा प्रॉपर कैंप नहीं लग रहा। घर से आना जाना, इतनी गर्मी है यहाँ पे, हमारा वहाँ के वेदर के मुताबिक नहीं। अब इंडिया की टीम आप देख लें, इंडिया की टीम जो है कब से ट्रैवल कर चुकी है, मतलब जुलाई स्टार्ट से ही वो जा चुके हैं। पोलैंड में आई थिंक वो ट्रेनिंग अपना सेशन ले रहे हैं, वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स खेल रहे हैं। ना हमें कॉम्पिटिशन्स इतने ज़्यादा मिलते हैं और ना ही मतलब हमारे कैंप्स लगते हैं ताकि हम उस लेवल तक परफॉर्म कर सकें जहाँ मतलब इंटरनेशनली लेवल है।